दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र जब भी आता है तो दिमाग में सबसे पहले एनाकोंडा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से करोड़ों साल पहले एनाकोंडा और पाइथन से भी बड़े और भारी भरकम सांप रह चुके हैं, जिसके आगे ये एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादलों को छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ नामी एक खतरनाक सांप की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सांप के बारे में कुछ अनकहे हकाइक बताने वाले हैं और साथ ही ये सांप इस दुनिया से कैसे गायब हुए इस बात पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटैनोबोआ स्नेक। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब धरती से डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स प्रेडिटर्स की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो सामने आना ही था और ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बहुत ही बढ़िया मौका था फलने फूलने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, और यही वो वक्त था जब दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सांप टाइटैनोबोआ का जन्म हुआ। टाइटैनोबोआ एक बहुत ही बड़ा सांप था जो बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत बड़े और बिना जहर के होते हैं। मेनली बोआ फैमिली के सांप ज्यादातर अमेरिका में ही पाए जाते हैं, यानी इस सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इन सांपों का वजूद डायनासोर्स के बाद वजूद में आया। हालांकि डायनासोर्स के साथ इनका कोई भी ताल्लुक नहीं रहा। साइंसदानों के मुताबिक ये सांप आज से 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर आए और तकरीबन 5 लाख साल तक इन्होंने इस धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पेरियोसिस टाइम पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव। हमने अभी ये जाना है कि ये एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वहीं इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले सबसे बड़े और रहस्यमय जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है और इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक भी। When did these snakes discover? साइंस सिर्फ और सिर्फ सबूतों के ही दम पर अपनी राय कायम करती है, तो जाहिर है इन सांपों के होने के सबूत भी कहीं न कहीं तो जरूर मिले होंगे। जी हाँ, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरे जॉन फॉर्मेशन कोयले की खदानों ने धरती पर मौजूद रहे इन सांपों के बारे में कुछ सबूत दिए। यहाँ मिलने वाले फॉसिल्स को शुरुआत में किसी बड़े मगरमच्छ के फॉसिल्स करार दे दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक की दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ। साइज ऑफ टाइटैनोबोआ। हम बार बार कह तो रहे हैं टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, मगर क्या आपको इसके साइज का अंदाजा है? गोल्ड माइन से मिले फॉसिल से इस सांप के साइज का अंदाजा लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी 43 फीट लंबे हुआ करते थे। अरे बाप रे! जबकि आज के एनाकोंडा की एवरेज साइज सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 फीट तक होती है, यानी टाइटैनोबोआ आज के इस एनाकोंडा से 2 गुना लंबे हुआ करते थे। आज तक के सबसे बड़े लंबे सांप का साइज भी 29 फीट तक ही पाया गया है और अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में टाइटैनोबोआ की कैसी दहशत हुआ करती थी और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट तक हुआ करता था, यानी कि एक अंदाजा लगाया जाए तो 5th क्लास का बच्चा पूरे का पूरा हॉरिजॉन्टली इस सांप के ऊपर लेट सकता है। वहीं अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये 1135 किलोग्राम तक वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना भारी। मेरा ख्याल है कि अब टाइटैनोबोआ के साइज को लेकर आपके जहन में कोई सवाल या डाउट बाकी नहीं रह गया होगा। हालांकि कुछ साइंसदानों का ये मानना भी है कि ऐसे सांपों के फॉसिल्स मिलना बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि टाइटैनोबोआ शायद इससे भी बड़े रहे होंगे और खुदा का शुक्र है कि ये सांप अब जिंदा नहीं है। टाइटैनोबोआ लव्स विद वाटर बॉडीज।
हो सकता है कि इन्हें इतने बड़े साइज के फायदे होते हों, मगर कुछ नुकसान भी तो होते ही हैं। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ को अपने बड़े साइज की वजह से जमीन पर चलने और मूव करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, इसीलिए वो पानी में किसी दलदल या पानी की किसी गहरी झील में ही अपना वक्त बिताते थे। यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आसानी होती थी और आज के दौर के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा में भी ये आदत पाई जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में पड़े पड़े ही बिताता है। हंटिंग टेक्निक्स ऑफ टाइटेनोबोआ। ये एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रक्टर की तरह ही बिना जहर वाले सांप थे, इसीलिए इनके शिकार करने का तरीका आजकल के एनाकोंडा से काफी मिलता जुलता है। ये सांप पानी के नीचे या पेड़ पौधों पर खुद को छुपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख न सके, और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका मजबूत जबड़ा और पिछले दांत काफी मददगार साबित होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसकी चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। ये दबाव लगभग 400 psi के आसपास होता था। इतना प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है, और ये अपने शिकार को तब तक जकड़े रखते थे जब तक इनके शिकार के दिल की धड़कन बंद होने की वजह से मौत न हो जाए। जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे साबुत यानी पूरे का पूरा निगल जाते थे। मॉडर्न जमाने के एनाकोंडास और पाइथन भी शिकार का यही तरीका अपनाते हैं। डाइट ऑफ टाइटेनोबोआ। जितना बड़ा साइज इस सांप का था, खुराक भी इसे इतनी ही ज्यादा चाहिए होती थी। जैसा कि हमने पहले बात की कि अपना ये ज्यादातर वक्त पानी के अंदर ही बिताते थे। ऐसे में ज्यादातर इनके शिकार भी झीलों में रहने वाले क्रिएचर्स ही हुआ करते थे। झीलों में पाई जाने वाली बड़ी मछलियाँ और क्रोकोडाइल्स इसकी फूड लिस्ट में शामिल रहते थे। क्रोकोडाइलोमोर्फा इसकी पसंदीदा खुराक में से एक हुआ करते थे। क्रोकोडाइलोमोर्फा उस वक्त के सबसे बड़े क्रोकोडाइल हुआ करते थे, जो आजकल के क्रोकोडाइल्स की तुलना में बहुत ज्यादा बड़े थे। हाउ डिड टाइटेनोबोआ ग्रो सो बिग? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं। टाइटेनोबोआ भी इनसे अलग नहीं थे, और मौजूदा दौर के कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि ऐसे क्रिएचर्स की साइज और एक्टिविटी उनके माहौल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दरअसल कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर हम इंसानों की तरह अपने वजूद के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उनका जिस्म गर्म होने लगता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसीलिए धरती के जिन हिस्सों में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की साइज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, और वो हाईली एक्टिव भी होते हैं। अगर इस बात को हम धरती के ग्लोब से समझने की बात करें तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास ज्यादा बड़े कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर ठंडे इलाके की तरफ जाते हैं तो कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के साइज भी छोटे होते जाते हैं। जब इस धरती से एस्टेरॉयड टकराया था तब डायनासोर समेत इन जानवरों की 75% स्पीशीज इस दुनिया से विलुप्त हो गई थी। उस वक्त जमीन का दर्जा हरारत आज के दर्जा हरारत के मुकाबले में काफी ज्यादा हुआ करता था, और इसीलिए तो जो स्पीशीज बच गई थी उन्होंने अपनी नस्ल को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। टाइटेनोबोआ भी उन्हीं में से एक थे। ये अमेरिका के जंगलों के उन हिस्सों में पैदा हुए जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती थी। साइंसदानों के मुताबिक उस वक्त अमेज़न जंगल का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, जो आज के टेम्परेचर से तकरीबन 8 से 10 गुना ज्यादा था। यानी कि उस वक्त टाइटेनोबोआ के लिए अमेज़न के जंगलों में ग्रो करना बहुत मुफीद था, और इसीलिए वो बढ़ता ही रहा और भयानक और सबसे बड़े सांप के रूप में तब्दील हो गया। हाउ डिड टाइटेनोबोआ गो एक्सटिंक्ट? अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर है कोई इसे हरा तो नहीं सकता था, और ना ही कोई इसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सांप हमेशा हमेशा के लिए ही विलुप्त हो गया। साइंसदान इसके कई रीजंस बताते हैं, लेकिन इन सब में टाइटेनोबोआ के खत्म होने की वजह क्लाइमेट चेंजेस ही हैं। धरती गुजरते वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, और गिरते टेम्परेचर के साथ टाइटेनोबोआ एडजस्ट नहीं कर पाया। बढ़ती हुई ठंड ने इस सांप के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी, और इसी वजह से धीरे धीरे टाइटेनोबोआ का वजूद इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। हालांकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि आने वाले वक्त में टाइटेनोबोआ
और इस तरह के बड़े रेप्टाइल्स का दोबारा जन्म हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस धरती का टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है। धरती का टेम्परेचर अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो मौजूदा रेप्टाइल्स के साइज और एक्टिविटीज भी बढ़ती चली जाएंगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टाइटेनोबोआ का कमबैक देख सके। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ का इस दुनिया में जन्म हुआ और वो इस दुनिया से विलुप्त भी हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और साथ बने घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके।